प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज से हम अपनी व्याकरण पुस्तक हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5 को पढ़ेंगे। अब तक हमने इसके पहले 4 पाठ पढ़ लिए, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले अपना ज्ञान परखो, जो कि एक तरह से कहा जाए कि पहले 4 जो पाठ हमने पढ़ रखे हैं उनकी पुनरावृत्ति की जाती है, रिवीजन ही है। ये बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसको भी आपकी सहायता से हम मिलके इसको करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम अपने 5वें पाठ पे चलेंगे, जो कि सर्वनाम। हमारा 5वां पाठ है सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम से पहले हम करते हैं अपना पाठ परखो। यह पाठ 1 से लेके 4 तक के प्रश्नों पर ही आधारित है। तो शुरू करते हैं अपना ज्ञान परखो। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान, खाली स्थान भरो। तो प्रश्न 1 है, खाली स्थान भरो। भारत की राष्ट्रभाषा रिक्त स्थान है। बहुत 2 विकल्प दे रखे हैं, बहुत ही आसान है, हम सबको पता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, न कि पंजाबी। भारत की राष्ट्रभाषा, ये राष्ट्रभाषा क्या होता है बच्चों? किसी भी कोई भी देश अपने उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, जो कि एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। तो हिंदी का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। यह हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक बहुत व्यापक क्षेत्रों में बोली जाती है। और न केवल व्यापक क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों में बोली जाती है, इसके अलावा भी महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जो फिल्में हिंदी की बनती हैं वो पूरी भारत में देखी जाती है। तो हिंदी एक तरह से देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाली, व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली भाषा है। इसी कारण से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। रिक्त स्थान दे रखा है। विकल्प हमारे पास था हिंदी और पंजाबी। दूसरा विकल्प था पंजाबी। तो सही है हिंदी। दूसरा, हिंदी की लिपि। तो लिपि क्या होता है? अब प्रश्न उठता है, लिपि हम बोल रहे हैं, तो लिपि का क्या अर्थ है? किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। एक बार इसका हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं, बड़े दिन के बाद हिंदी व्याकरण पे आए हैं। लिपि क्या होता है बच्चों? भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हम और एक ध्वनि है, मुंह से निकल रही है और इसे रोमन में आप ऐसे लिखते हैं या कैपिटल में ऐसे ही लिखते हैं, और हिंदी में ऐसे लिखा है। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि तो एक ही है, लेकिन जब हम रोमन लिपि, इसे अंग्रेजी को रोमन में लिपि में लिखा जाता है, तो उसे इस तरह से लिखें और
हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसमें हम ऐसे लिख रहे हैं। तो आवाज़ तो वही है, मुंह भी वही है, आवाज़ भी वही निकली अ, लेकिन लिखा गया अलग अलग ढंग से। रोमन लिपि पे लिखा गया ऐसे, हिंदी में लिखा गया ऐसे। तो अब आपको समझ गया, अब आपको समझ आ गया है कि जो लिपि है किसी भाषा के लिखने का ढंग होता है। इसको मिटा देते हैं। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी की लिपि है। कौन कौन से विकल्प है? हमें कौन कौन से विकल्प मिले हैं? पहला है गुरमुखी, देवनागरी, दूसरा है देवनागरी। देवनागरी देवनागरी। तो गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि। पंजाबी एक भाषा है, उसकी लिपि का नाम है गुरमुखी। और देवनागरी जो लिपि है वह हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि। हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो हम लिखेंगे, सही उत्तर है देवनागरी। देवनागरी। तीसरा, भाषा के रिक्तस्थान रूप हैं। भाषा के रिक्तस्थान दे रखा है, रूप हैं। हमारे पास दो विकल्प हैं, दो, दूसरा विकल्प है 5। भाषा के कितने रूप हैं? 2 या 5? तो भाषा के 2 रूप हैं हिंदी मुख्यतः। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, जो मौखिक और लिखित। सांकेतिक जो भाषा है, जब हम इशारों से किसी को बुलाते हैं, आ जाओ, बैठ जाओ, तो ये काफ़ी कम प्रयोग होता है, इसीलिए मुख्य रूप में इसे नहीं गिना जाता। तो फिर से बच्चों ध्यान देना है, भाषा के 2 ही मुख्य रूप हैं। सांकेतिक भाषा जो है वो काफ़ी कम हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी कभी तो दिन में, कभी कभी तो इसका प्रयोग 1% से भी कम होता है। इस कारण से भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप हैं। कौन कौन से आपको याद दिला दें? मौखिक, मुंह से बोल के अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, मौखिक रूप कहलाएगा। और पढ़ करके, लिख करके या पढ़ करके अपने विचार या किसी दूसरे के विचार समझना, वह लिखित रूप होता है। तो ये है, हम 2 ही लिखेंगे। मुख्य रूप कितने हैं? 2। चौथा है, व्याकरण हमें भाषा का रिक्तस्थान रूप सिखाता है, शुद्ध और अशुद्ध 2 है, इसको लिख लेते हैं। व्याकरण हमें भाषा का रिक्तस्थान रूप सिखाता है, रूप
सिखाता है। विकल्प कौन कौन से दिए हैं? पहला है शुद्ध, दूसरा है अशुद्ध, तो हम जानते हैं व्याकरण भाषा की एक रूपता बनाए रखता है, तो इसीलिए उसी से हमें भाषा का सही ज्ञान होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, तो सही उत्तर क्या है? शुद्ध। और एक और अंतिम वाक्य बच गया है। वर्णों के रिक्त समूहों को कहते हैं, रिक्त स्थान दे रखा है, वर्णों के रिक्त स्थान समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। हमारे पास कौन कौन से विकल्प है? निरर्थक पहला है, निरर्थक, और दूसरा है सार्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले, और सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। तो वर्णों के सार्थक समूह हमने आपको ये व्याकरण में कराया था। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हमने इसके बारे में, शब्द के बारे में कैसे बताया था, आपको याद आ जाएगा। व्याकरण, वर्ण, भाषा, लिपि, ये सब के बारे में बताया था। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप अगर इसमें से किसी में भी परेशानी होती है, आप वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। खाली स्थान करो, हमारे पास दो विकल्प दिए हुए हैं, हमें सही विकल्प लिखना है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी पंजाबी, सही विकल्प हिंदी है। हिंदी की लिपि विकल्प है गुरुमुखी देवनागरी, तो सही है देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के रूप हैं 2, 5, भाषा के 2 रूप हैं। उसी तरह चौथा है व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध या अशुद्ध रूप सिखाता है। व्याकरण ही हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, तो शुद्ध सही विकल्प है। वर्णों के सार्थक, सार्थक थ है, सार्थक, सार्थक का अर्थ है इसका अर्थ, सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं। निरर्थक इसका विलोम होता है, निरर्थक का जो कोई अर्थ ना निकले। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। सार्थक समूह जैसे पंखा, अगर हम खापन बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। वर्ण तो वही है, हमने दोनों ही वर्ण बताए। तो पंखा, पंखा का एक शब्द है क्योंकि उसका अर्थ है जिससे हवा मिलती है, पंखा। और अगर हम खापन बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं। तो आप सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक का दोनों का अर्थ समझिए। सार्थक का कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, बहुत ही सरल है। इसी तरह हम दूसरा भी कर लेते हैं।
निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखो। शब्द दिए हुए हैं, वर्तनी गलत है तो शुद्ध करके हमें लिखना है। पहला शब्द दिया हुआ है, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखो। निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखो। पहला दिया गया शब्द हमारा है परीक्षा। ये गलत है। रामायण, यह भी गलत है। परीक्षा में बच्चों ध्यान देना है, कभी कभी कोई शब्द शुद्ध रूप में भी लिखा होता है और प्रश्न में आ जाएगा कि इसे शुद्ध करो, तो आपको वही लिख देना है। अगर अशुद्ध है तो शुद्ध करके लिखना है। अगर कभी शुद्ध शब्द को भी दे दिया जाता है तो उसको अशुद्ध नहीं करना है, उसको उसी रूप में, शुद्ध रूप में ही लिखना है। तीसरा है विशेष, ये भी गलत है। और चौथा शब्द है हमारा विशाल। विशाल भी गलत। तो शुरू करते हैं इसकी शब्दों को शुद्ध करना। परीक्षा, इसमें हमारी गलती है। र पे जो छोटी ई की मात्रा दी गई है वह गलत है। र पे परीक्षा में र पे बड़ी ई की मात्रा, तो हम लिखते हैं, सही कर देते हैं इसे, परीक्षा। तो ये सही कर दिया हमने, शुद्ध रूप, शब्द का शुद्ध रूप लिख दिया। रामायण, बहुत से लोग आम भाषा में रामायण बोलते हैं, जबकि ये रामायण है। जो शुद्ध वाल्मीकि जी द्वारा रचित रचना है रामायण। रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, रामायण की नहीं, रामायण। विशेष, देखने से ही गलत लग रहा है। विशेष क्या है? विशेष, हम लिखते हैं इसे। तीसरा है हमारा विशेष। विशेष, विशाल, विशाल नहीं होता, वी। ब और ब में लोग गलती करते हैं, व की जगह पे ब लिख देते हैं। और ज़्यादातर शहद वाला, जो शलगम वाला शहद श होता है, उसका प्रयोग अधिकतर लोग और बच्चे गलत करते हैं। तो विशाल नहीं, विशाल। तो इन्हें अभ्यास से भी सही कर सकते हो, इनका अभ्यास करना है, इसीलिए हम इसे कर रहे हैं। ये हमने कर रखा है और ये ज़्यादा समय नहीं लग रहा है करने। तो आप इसे साथ का साथ करते जाओ। तो निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना था। परीक्षा, यहाँ पे हमने देखा कि जो र में छोटी ई की मात्रा दी गई है ये गलत है। हमें परीक्षा लिखते समय र में बड़ी ई की मात्रा होती है। रामायण गलत है, रामायण होता है, रामायण, ना कि रामायण, रामायण। विशेष, ये गलत है, विशेष है। आप इसके
उच्चारण से भी आपको पता चल जाएगा कि गलत है। विशेष, विशाल, विशाल गलत है, विशाल होता है, विशाल। किसी बड़ी चीज़ को हम लोग कहते हैं विशाल है, ना कि विशाल। विशाल गलत है, विशाल। तीसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों, समय कम से कम लगे और हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा है, चित्र देखकर उचित मात्रा लगाकर शब्द लिखो। जो चित्र दिए गए हैं हम इसको ध्यान से करना है, क्योंकि मैं अगर एक कलम से लिखूंगा तो आपका शायद गलत भी हो जाएगा। मुझे 2 रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न है तीसरा, चित्र देखकर उचित मात्रा लगाकर, हमें मात्रा का सही प्रयोग करना है। उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। शब्द बनाओ। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। मैं चित्र तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं शब्दों को लिखूंगा। हमें क्या दिया हुआ है? पहला जो चित्र है वो लिखा है प्रसन्न। दूसरा है अख। उसके बाद है दीपक। ये ऐसे ही लिखा है। और चौथा है घर। तो इसे पहला वाला शब्द है बच्चों किसान। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं लगी है और स में आ की मात्रा नहीं लगी। ध्यान से लिखना है। यहाँ पे क पे छोटी ई की मात्रा नहीं लगी है और स पे आ की मात्रा नहीं है। पहला शब्द जो है किसान। दूसरा है आम। इसमें अ पे आ की मात्रा नहीं लगी है और चंद्र बिंदु नहीं है। दीपक हम जानते हैं द पे बड़ी ई की मात्रा होती है। तो ये दीपक शब्द था। और हमारा अंतिम शब्द जो है ये भालू का चित्र भी बना हुआ। ये भालू, भ में आ की मात्रा और ल में बड़ा ओ की मात्रा ये नहीं किया। तो भालू। तो पहला चित्र है किसान का। चित्र में भी हम देख रहे हैं किसान फसल काट रहा है। तो क में छोटी ई की मात्रा, स में आ की मात्रा, न और न किसान। अब दूसरा चलते हैं। इसमें अ में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु नहीं दिया गया है। ये क्या है? दूसरा चित्र है आंख का। किसका है बच्चों? आंख का। तीसरा शब्द है दीपक। तो द पे बड़ी ई की मात्रा है। द पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। तो ये दीपक। और जो भालू वाला चित्र है उसमें लिखेंगे भ में आ की मात्रा नहीं दी गई है, केवल भ दिया गया है। तो इसमें आ की मात्रा डालेंगे और ल में बड़ा ऊ की मात्रा भी नहीं दी गई। तो हम इसे
ल में बड़ा ऊ की मात्रा डालेंगे, क्या बना? भालू। किसान, आंख, दीपक, भालू। अब चलते हैं, एक और चित्र वाला है। अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द बनाओ। शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है और अनुनासिक का प्रयोग करना है। बिंदु या फिर चंद्र बिंदु आम भाषा में हम बोलते हैं, वो लगाना है। तो पहले एक पूंछ दिखाई दे रही है, उसी को कर लेते हैं। आपने ये जो कर लिया, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही सरल है, इसीलिए हम लोग जरा तेजी से ही आगे चलते हैं। अपना ज्ञान रखो। चौथा, अनुस्वार या फिर अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द बनाओ। लगाकर शब्द बनाओ। तो हम चलते हैं अपने शब्द पे। पहला है, पूंछ का चित्र दिया हुआ है, इसे सबसे पहले मैं इनको लिख देता हूं। उसके बाद बदर, उसके बाद तीसरा है चौथा है पांचवा है और छठा है पक। तो हमें चिन्ह लगाना है अनुस्वार या फिर अनुनासिक, बिंदु या फिर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाना। तो चलते हैं। पहला, जैसे कि चित्र दिख रही है, एक हमें पूंछ दिख रही है, तो पूंछ पे चंद्र बिंदु लगेगी और पे चंद्र बिंदु लगेगी। पूंछ। बंदर, इसमें बंदर, वो बंदर आधा ना आता है तो बंदर। मुंह, ये चंद्र बिंदु लगेगा। बूंद भी है चंद्र बिंदु। वर्षा की जो बूंदें दिख रही है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, तो बूंद में भी चंद्र बिंदु ही लगे। मुंह पर भी हमने देखा चंद्र बिंदु लग रहा है। शंख पे बिंदु लगेगा और पंख पे भी बिंदु लगेगा। बहुत ही आसान है, आपने इसको किया भी था, हमने आपको जो बताया था, तो ये काफ़ी सरल है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अनुस्वार अनुनासिक का हमें चिन्ह लगाना है और इस शब्द को पूरा करना है। तो इसमें आप केवल ध्यान से लिखेंगे। शब्द लिखे गए हैं कुछ, इसको ध्यान से डालेंगे आप। तो ये है पहला जो चित्र है हमारा, पूंछ का है, तो ये चंद्र बिंदु पूंछ पे लगाया है। दूसरा जो बंदर बैठा है, तो बंदर बिंदु लगाया हमने। मुंह, चंद्र बिंदु लगाया। और वर्षा की जो बूंदें दिख रही है, बूंद, बूंद में चंद्र बिंदु का हमने प्रयोग किया। शंख में बिंदु और पंख में भी बिंदु का प्रयोग किया है। बहुत आसान है, आपने इसे नोट कर लिया हो। तो बच्चों, अपना ज्ञान परखो। इसमें कुछ और प्रश्न बच गए हैं जिन्हें हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना है।
तो इसके बाद अपना ज्ञान परखों के बाद में हम अपने 5वें पाठ पे आ जाएंगे, जो है सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही।